दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग था। तो उत्तर है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की तीन प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो आप जानते हैं, समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। दोस्तों, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा की तीन विशेषताएं बताई हैं: समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? तो देखिए, पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसरित करना, और दूसरा, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन और विकसित स्वरूप प्रदान करना, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण के संबंध में सही कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है, ये तर्क किसने दिया था? तो उत्तर है हेराल्ड लासवेल ने। दोस्तों, हेराल्ड लासवेल ने तर्क दिया कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में क्या शामिल नहीं है? तो उत्तर है सांविधानिक राजनीतिक संस्कृति। दोस्तों, आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत या आमंड और बर्बा द्वारा राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ग्रेबियल आमंड ने। सतत विकास का अभिलक्षण क्या नहीं है? तो दोस्तों, अनियंत्रित विकास जो है, ये सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्षण नहीं है। सतत विकास की अवधारणा में प्राकृतिक संसाधनों का इस पीढ़ी के साथ या इस पीढ़ी के अंतर्गत उस प्रयोग पर बल दिया जाता है, ताकि आगामी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। इसमें अनियंत्रित विकास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डायश के या कार्ल डब्ल्यू डायच के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है क्या? तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। दूसरा है कि उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो दोस्तों देखिए, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और क्षय यानी पॉलिटिकल डिके, ये सिद्धांत जो है हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जीन ब्लांडेल। और विकास की तीन दुनियाएं, थ्री वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, इरविंग होरोविट्ज। दोस्तों, विकास की तीन दुनियाएं पुस्तक के लेखक हैं। अगला है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस का संबंध किससे है? तो उत्तर है डेविड ईस्टन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह तत्व जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मूल्य, अभिवृत्तियां, विश्वास और मूल्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास और मूल्य का होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो आमंड और सिडनी बर्बा के द्वारा। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, देखिए, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो डेविड ईस्टन की रचना है।
और आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है। तो अंतःपाशी जो है ये आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत या इनपुट नहीं है। अगला प्रश्न है, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण क्या हैं? तो 3 लक्षण हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। अगला प्रश्न दोस्तों सुमेलन करना है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ला पालाम्बोरा की पुस्तक है पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, डेविड स्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, WG एंड्रूज की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जीन ब्लांडेल की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैलकाट पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है। ये 3 माध्यम कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से, दूसरा सहभागिता के माध्यम से और तीसरा अपनी राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से। अगला है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता क्या है? तो ऐतिहासिक रूप से तथ्यों और मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है तुलनात्मक राजनीति। अगला है, डेविड स्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से ली गई है किससे? तो जैविक विज्ञान विषय से। याद रखिएगा, डेविड स्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से जैविक विज्ञान से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड स्टन ने व्यवस्था की सृजनता की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो उत्तर है द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक में। स्टन का वैचारिक ढांचा विकसित हुआ कब, कितने चरणों में? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टन का वैचारिक ढांचा 3 चरणों में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच किसने दिया? तो ग्रेबियल आमंड ने। और तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का है तो सांख्यिकी विधि। अगला प्रश्न है, संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी कौन थे? तो जेम्स ब्राइस, AB डायसी और कार्ल जे फ्रेडरिक। दोस्तों ये राजनीति विज्ञान या तुलनात्मक राजनीति के संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी विचारक हैं। और अगला प्रश्न है, मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान P ओलेसन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है नव संस्थावाद यानी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड स्टन ने राजनीतिक जीवन को क्या माना है? तो ये व्यवहार की व्यवस्था माना है। डेविड स्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करते हैं किस रूप में? तो ये पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। अगला है दोस्तों, एक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों का अधिभार का कारण क्या है? तो ये है मांगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और दूसरा मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आमंड पावल के राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार और नियम निर्माण, ये आमंड और पावेल के राजनीति प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझाने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है किसने? तो हेराल्ड लासवेल ने। और दोस्तों अभिजात वर्ग या एलीट थियरी के सिद्धांतकारों में कौन कौन विचारक शामिल हैं? तो देखिए गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल और जोसेफ शुम्पीटर, ये अभिजात वर्गीय सिद्धांतकारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिजनों के परिसंचरण का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो अभिजनों के क्रमावर्तन और अभिजनों के प्रतिस्थापन से संबंधित है। यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अभिजनों का संचरण होता है, यानी जो एक कोई अभिजन सत्ता में रहता है तो उसका स्थान बाद में दूसरे लोग लेते हैं और फिर उसका स्थान दूसरे लोग लेते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में इन्हीं अभिजनों का आना जाना होता है, जिसे जो है अभिजनों का परिसंचरण कहते हैं। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक कौन हैं? तो सैमुअल P हंटिंगटन हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है दोस्तों पुस्तक और लेखकों का। राजनीतिक विकास के चरण, ये केनेथ आर्गेन्स्की की पुस्तक है।
राजनीतिक विकास के संकट लुशियन पाई की। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और बर्वा की बुक है। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ये ला पालम्बोरा और मायरन वीनर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान किसने किया था? तो हेराल्ड जोसेफ लास्की ने। कौन सा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है? तो दोस्तों राजनीतिक विकास में जो है भाईचारा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? तो हित वृद्धि राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनैतिक व्यवस्थाओं को राजनैतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में किसने वर्गीकृत किया है? तो एडवर्ड सिल्ज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के ऐतिहासिक विकास का सही क्रम क्या है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य और राष्ट्र राज्य, ये राज्य के या राष्ट्र राज्य के विकास का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है, ये मत किसका है? तो रेमंड आरो का। और अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट मिशेल्स ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उसमें क्या शामिल नहीं था? तो उसमें संस्थावाद की खोज शामिल नहीं था। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद को पतन का कारण नहीं था, तो सांस्कृतिक परमवाद दोस्तों ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है? तो एक सुसंगत प्रणाली के रूप में जो अपने वातावरण को प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु की विधि कैसी थी? तो तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु की विधि वैज्ञानिक विधि थी। और आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि उसने एथेंस का संविधान लिखने से पूर्व 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने प्रेरित किया था किसको? तो ओक्कहम के विलियम को। एक निरंतर प्रक्रिया क्या है? तो राजनीतिक सामाजिकरण दोस्तों एक अनवरत या निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक संचार सिद्धांत या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो सिद्धांत है दोस्तों, आप जान लीजिए इससे कौन कौन से विचारक संबंधित हैं? तो राजनीतिक संचार सिद्धांत से कार्ल डायस, जीन ब्लोंडेल और रिचर्ड स्नाइडर संबंधित हैं। राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की अवधारणा से किसका संबंध है? तो शैमुअल पी हंटिंगटन का संबंध है राजनीतिक पतन या राजनीतिक क्षय की अवधारणा से। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को किस माध्यम से प्रकट नहीं किया है? तो दोस्तों हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को लोचशीलता बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं किसके लिए? तो निर्मित सामान के लिए। दोस्तों परिधीय देश आमतौर पर विकासशील या अल्प विकसित देश होते हैं जो निर्मित सामानों के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांति की तुलना बुखार से किसने की है? तो क्रेन ब्रिंटन ने। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो मिशेल फूको ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभ्यताओं का टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने। और देखिए मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किसने किया है? तो पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय राज्य ने दोस्तों मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का कार्य किया है। मध्य युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और मूल्यों का आदर, ये मध्य युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक कौन है? तो माइकल ओकसाट हैं। और राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है राजनीति संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण का विकास जो है नोम चोम्स्की और एंड हरमन ने किया है। अगला प्रश्न है, कार्ल डायस द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है?
तो ये सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स मॉडल से लिया गया है, कार्ल डायस द्वारा जो है व्यक्त संचार सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गैब्रियल आमंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम या सामान्य क्या है? तो आप जान लीजिए कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा क्या बताई गई है? तो उत्तर है, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांतकार अथवा विचारक जो द रूलिंग क्लास के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, रूलिंग क्लास पुस्तक अभिजनवादी विचारक गिटानो मोस्का द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टताओं के संबंध में सही कथन क्या है? तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं और सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं होती हैं। ये आमंड की राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विकास का वर्णन और विद्वान, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का वर्णन एडवर्ड ए सिल्स ने किया है। लोकतंत्र का निर्माण एस.एम. लिपसेट से संबंधित है। राष्ट्र राज्य का प्रचालन टालकाट पार्सन से संबंधित है और प्रशासन और विधायी विकास जे. रोनाल्ड पिलाक से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं क्या? तो परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। दोस्तों ये एस.ई. फाइनर द्वारा राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य सुझाए गए हैं, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंकी जा सकती है। ये स्तर कौन से हैं? तो राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन को सामान्यतः किसके सदृश माना जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र के उदय और औद्योगिकरण को। दोस्तों आधुनिकीकरण को सामान्यतः पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र के उदय और औद्योगिकरण के सादृश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में किसने दिया है? तो राय, सी. मैक्रेडिस और वार्ड ने। और दोस्तों द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीन ब्लांडेल के द्वारा, याद रखिएगा। जी.ए. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में क्या पाया जाता है? तो विकसित देशों में दोस्तों सजातीय संस्कृति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संचार संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम क्या है? तो सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज और चैनल, ये संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो प्रयोगात्मक सिद्धांत पर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यताओं के टकराव का अर्थ क्या है? तो दोस्तों संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा, ऐसा सैमुअल पी हंटिंगटन ने दर्शाया है। अगला प्रश्न है, सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर के विश्लेषण में भारत किस लहर में स्थित है? तो ये द्वितीय लहर में। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना संबंधित है किससे? तो ये पैरेटो का इष्टतम का सिद्धांत से संबंधित है, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मुख्यतः आधारित है किस पर? तो याद रखिएगा, जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं उनका तर्क है कि महिला मुख्य रूप से उनको प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता वो क्या कहलाते हैं? तो ये मेटिक्स कहलाते हैं। और देखिए, केनेथ आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता, ये केनेथ आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में शामिल क्या नहीं है? तो योग्यता की खोज इसमें शामिल नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व किस उपागम का प्रचलन था? तो ये परंपरागत उपागम का। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अल्फ्रेड कोबन या कोबा दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक हैं। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक कौन है? तो दांते जर्मिनो शास्त्रीय या क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी के प्रभावी समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड एप्टर का नाम किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा से डेविड एप्टर का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक विचारक जिसने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया या तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभकर्ता? तो ये अरस्तु था। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है कौन? तो उत्तर है आमंड। और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है कौन से? तो ये 4 प्रकार के कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल डायच को। दी नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट पुस्तक की रचना किसने की है? तो कार्ल डायच ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, आमंड और बार्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में कौन सा प्रकार शामिल है? तो संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ये आमंड और बार्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत उपेक्षा की गई है किसकी? तो आणविक अन्वेषण की। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो राज्य की कार्यविधि से। और देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लुशियन पाई दोस्तों एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है तो अनुभववादी अध्ययन ये आधुनिक उपागम की विशेषता है, परंपरागत उपागम की नहीं। राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या क्या है? तो एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व और जनता में संवाद की कमी, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का अभिप्राय क्या है? तो विचारों और मूल्यों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है तो घटती हुई बुद्धिसंगतता, ये आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं किसे? तो लियो स्ट्रास को। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो अपनाया वो कौन सा उपागम है? तो ये समाजशास्त्री उपागम है। अगला प्रश्न है, जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है? तो उत्तर है मानकीय संस्थावाद धारा। और एडवर्ड सिल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये जान लीजिए, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र में विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है उसे आमंड द्वारा क्या कहा गया है? तो ये सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा गया है। और वह विद्वान जिसने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण इन 2 चरणों में विभक्त किया है? तो ये हैं आइजेंस्टेड। अर्थशास्त्र और राजनीति के जुड़ाव का अध्ययन कौन करता है? तो पॉलिटिकल इकानमी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो धारा है ये अर्थशास्त्र और राजनीति के जुड़ाव का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है, एक नए देश की आर्थिक नीतियों की जांच करती है? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था। और देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का वह उपागम जो ये मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं, तो ये विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत हैं। राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समतल कर देता है कौन सा? तो ये है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ये राष्ट्र, क्षेत्र, व्यक्तियों के मध्य सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समतल करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? तो ग्रीक यानी यूनान ने। राजनीतिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक नेतृत्व के विकास से संबंधित है राजनीतिक विकास। राजनीतिक सामाजिकरण का एक कारक नहीं है क्या? तो प्राकृतिक विज्ञान। और द पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट मिल्स। दोस्तों सी राइट मिल्स पावर एलिट या शक्ति अभियान पुस्तक के लेखक हैं।
अगला प्रश्न है, संस्थागत समूह की खास विशेषता क्या है? तो संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल आमंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम क्या है? तो गैब्रियल आमंड के लिए सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।